आज के समय में जब भी वेदों, उपनिषदों एवं संस्कृत भाषा पर बात होती है तो हमारा रिएक्ट तो कुछ इस तरह का होता है। ये गीता पढ़ के, मंत्र पढ़ के, संस्कृत बोल के ना पंडित बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं। इसी मेंटेलिटी की वजह से आजकल अधिकतर लोग संस्कृत भाषा को कचरा एवं बोरिंग लैंग्वेज समझते हैं। उन्हीं लोगों में से एक मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप माहेश्वरी, जिनका संस्कृत को लेकर क्या ओपिनियन है आप इस क्लिप में देख लीजिए। सोचो एक तरफ से आप फ्रेंच पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो, ऊपर से जाकर के ट्यूशन भी लेनी पड़ रही है उनको, ऊपर से उसका कोई यूज ही नहीं है। अपने माँ बाप को देखा है कभी संस्कृत में एक दूसरे से बात करते हुए? त्वम किम करिष्यामि, अहम खाना बनिष्यामि। इन सारी बातों को सुनने एवं समझने के बाद हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। क्या संस्कृत एक फीचर सिक्योर लैंग्वेज है? क्या संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है? क्या संस्कृत टेक्नोलॉजी में हमारी हेल्प कर सकती है? क्या संस्कृत हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है? इन सारे प्रश्नों को आज हम लॉजिक एवं साइंटिफिक फैक्ट से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम साइंस एवं टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है नासा, जिसने खुद संस्कृत भाषा को साइंटिफिक लैंग्वेज माना है। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। जुलाई 1987 को फॉर्ब्स नाम की एक मैगजीन पब्लिश हुई जिसमें लिखा था संस्कृत इज अ मोस्ट कन्वीनियंट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, यानी कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत सबसे सटीक भाषा है। और उसी पत्रिका में लिखा था कि नासा के वैज्ञानिक संस्कृत के आधार पर 6 और 7 जनरेशन के कंप्यूटर बनाने में लगे हुए हैं। और कुछ समय बाद नासा ने खुद ही सामने से आकर बताया कि संस्कृत भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे सटीक भाषा है। और आज के समय में मैथ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम जिस एल्गोरिदम का यूज करते हैं वो भी संस्कृत भाषा में ही बनी हुई है। और नासा के पास संस्कृत भाषा की 60,000 पांडुलिपि हैं जिस पर वह आज भी रिसर्च कर रहा है। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। इसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाषा की डेफिनेशन क्या होती है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा के लिए यह डेफिनेशन पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा विचारों के आदान प्रदान के अलावा तार्किक एवं वैज्ञानिक भी है। तो इसे समझने के लिए हम संस्कृत भाषा को अंग्रेजी भाषा से कंपेयर करते हैं। अंग्रेजी भाषा में ए से लेकर जेड तक के अक्षरों को किसी भी लॉजिक के आधार पर नहीं रखा गया है और ना ही इसके पीछे कोई विशेष कारण है कि एफ जी से पहले क्यों आता है और पी क्यू से पहले क्यों आता है। जबकि संस्कृत भाषा में अक्षरों को तार्किक एवं वैज्ञानिक आधार पर रखा गया है। किसी भी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है व्याकरण। संस्कृत भाषा की व्याकरण उतनी ही सटीक एवं तार्किक है जितना मैथ में 2 + 2 = 4 होता है, क्योंकि संस्कृत भाषा के पास 2 अति प्राचीन व्याकरण है, अष्टधाई एवं पाणिनि। इसके अतिरिक्त कौमुदी जैसी 2 प्रचलित व्याकरण भी हैं। संस्कृत भाषा के पास दुनिया में शब्दों का सबसे बड़ा भंडार है, जिसमें 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दों का प्रयोग किया गया है। एवं अंग्रेजी भाषा में आप प्रेम को केवल एक ही शब्द से व्यक्त कर सकते हैं और संस्कृत भाषा में आप 96 प्रकार से प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। संस्कृत भाषा की सबसे खूबसूरती और ताकत यह है कि इसमें अनगिनत शब्दों को बनाया जा सकता है। 1786 में विलियम जोन्स ने कहा था कि संस्कृत एक अद्भुत संरचना है जो ग्रीक भाषा से अधिक परिपूर्ण एवं लैटिन भाषा से अधिक समृद्ध है। संस्कृत भाषा की हर एक प्रार्थना में आपको वसुदेव कुटुंबकम यानी विश्व बंधुत्व की भावना दिखाई देगी। इसलिए संस्कृत भाषा को देववाणी या देवों की भाषा कहा जाता है। जरा सोचिए, यदि बोलने, पढ़ने और बातचीत करने से हमारी सेहत बन जाए तो क्या कहने? क्या हुआ, हैरान हो गए? अरे चौंकिए मत, ये पॉसिबल है। संस्कृत भाषा को बोलने से बहुत सारा लाभ होता है। तो चलिए हम इन बातों को साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। संस्कृत भाषा में 2 प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं, विसर्ग और अनुस्वार। संस्कृत में ज्यादातर पुल्लिंग वाले शब्दों का अंत विसर्ग के साथ होता है, जैसे वृक्षा, छात्रा, भास्करा जैसे शब्दों का उच्चारण करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन शब्दों में क्या खासियत है। इनके पीछे विसर्ग लगे होने के कारण इनके प्रोनाउंसिएशन में श्वास तेजी से बाहर निकलती है। जिस प्रकार से कपालभाति या प्राणायाम में श्वास बाहर निकलती है, ठीक उसी प्रकार से अगर संस्कृत भाषा में विसर्ग लगे हुए शब्दों का कोई उच्चारण करता है तो उसका कपालभाति और प्राणायाम स्वतः ही हो जाता है। वहीं संस्कृत के अधिकतर नपुंसक लिंग वाले शब्द अनुस्वार श्रेणी में आते हैं, जैसे वस्त्रम, पुस्तकम, वनम। इन शब्दों के प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। इनके उच्चारण करते समय लास्ट में जो की आवाज आ रही है, इससे भ्रामरी प्राणायाम स्वतः ही हो जाता है। तो संस्कृत भाषा के बोलने या पढ़ने से भ्रामरी प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम स्वतः ही हो जाते हैं। चलिए संस्कृत भाषा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वचन पाए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वहीं पर और भाषाओं में केवल 2 ही वचन पाए जाते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो संस्कृत भाषा में जो द्विवचन होता है ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होता है। प्राणायाम करते समय 3 प्रकार के बंध लगाए जाते हैं, जलंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध। अर्थात रोकना या बांधना। बंध का अर्थ ऊर्जा प्रभाव को रोकना या अन्य
भागों में प्रवाहित करना होता है, इससे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव हो सके। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है। तीनों बंदों के द्वारा ऊर्जा के प्रभाव को अलग अलग प्रकार से रोका जाता है। चलिए इसको समझते हैं। देव शब्द के द्विवचन शब्दों देवो, देवव्याम, देव्यो का उच्चारण करते समय देवो बोलने पर मूल बंद, देवव्याम बोलने पर उद्यान बंद एवं देव्यो बोलने पर जलंधर बंद लगता है, जिससे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। और संधि वाले शब्दों को बोलने से हमारे जीभ की सारी मांसपेशियां काम करती हैं। इसलिए संस्कृत भाषा को स्पीच थेरेपी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में और भी बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं जो संस्कृत भाषा को महान बनाते हैं, जिनको यहाँ पर व्यक्त करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ लोगों को संस्कृत भाषा बोरिंग एवं बेकार लैंग्वेज लगती है तो उन लोगों के हालात कुछ इस बच्चे के जैसे हैं। क्या दूसरे पापा चाहिए? पापा कोई दुकान की चीज होती जो दूसरा पापा चाहिए तेरे को?